ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात दौसा लोकसभा सीट की। तो दौसा के चुनावी दंगल में इस बार युवा वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं दौसा लोकसभा सीट पर चुनाव का पूरा हाल। दौसा लोकसभा सीट के चुनावी दंगल में जीत हासिल करने के लिए जहां कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं इस सीट पर चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं एसटी के लिए रिजर्व दौसा सीट पर चुनाव प्रक्रिया की तारीखों पर। इस सीट पर उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल है। इस सीट पर 5वें चरण में यानी 6 मई को मतदान होगा। इस सीट पर 12,037 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 902 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो वहीं जिला प्रशासन चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराने की कोशिश में जुटा है। मतदान आपका अधिकार भी है और आपका सबसे बड़ा आपका लोकतंत्र पर्व में हिस्सा लेने का आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। तो मतदान अवश्य करें और किसी भी प्रकार की मतदान से संबंधित कोई समस्या होगी तो उसमें हम लोग लगातार हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर है जो कि 1950, कोई भी मतदाता जो है वो 1950 पे डायल करके अपनी समस्या बता सकते हैं कि उनको अगर मतदान केंद्र से संबंधित या और कोई चुनावी प्रक्रिया से संबंधित अगर उनको कोई समस्या है तो उसका हम निस्तारण करेंगे। जो दिव्यांग वोटर हैं और जो किसी भी तरह से डिसेबल्ड हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया है, जिसमें कि सभी मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था होगी। कुछ चुनिंदा मतदान केंद्र जिन पे कि ऐसे मतदाताओं की संख्या ज्यादा है उन पे हम लोग व्हीलचेयर की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो वहीं इस लोकसभा सीट के सभी विधानसभा क्षेत्र और मतदाताओं की बात करें तो दौसा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें दौसा जिले की बांदीकुई, महुआ, सिकराई, लालसोट और दौसा विधानसभा सीट शामिल है और जयपुर जिले की बत्सी और चाकसू विधानसभा सीट शामिल है, जबकि अलवर जिले की थानागाजी विधानसभा सीट शामिल है। और इस सीट पर इस बार 10,99,054 मतदाता वोट करेंगे, जिसमें 18 से 29 साल तक के मतदाताओं की संख्या 3,51,502 है। इस तरह इस सीट पर कुल मतदाताओं में से 33% युवा मतदाता हैं, जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। दौसा सीट पर साल 2014 के चुनाव में बीजेपी से हरीश मीणा ने जीत हासिल की थी, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरीश मीणा ने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया और टोंक उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक चुन लिए गए। लेकिन इस बार दौसा के मतदाता किसे जीत का ताज पहनाएंगे, ये तो 23 मई को चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। अब आई है जनता की बारी, इसलिए अपनी बारी का भरपूर लाभ उठाई है। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी न्यूज़ 18 आपसे अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने की अपील करता है। इससे पहले ऐसी एक अपील पीएम मोदी ट्वीट के जरिए कर चुके हैं और अपने ट्वीट को देश के तमाम पार्टियों और मशहूर हस्तियों को उन्होंने टैग भी किया। मिशन 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां चुनावी महासमर में कूद चुकी हैं। पक्ष विपक्ष के नेता वोटरों को लुभाने के लिए गूढ़ा गणित कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का विपक्षी पार्टियों के नेताओं को किया गया ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है। मैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन से अपील करता हूं कि लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करें। मतदान के लिए बड़ी संख्या का आना लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती के लिए अच्छा रहेगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके। ऐसा ही संदेश चंद्रबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी, नवीन पटनायक और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को भी टैग किया। साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी जागरूक करने की अपील की। पीएम के जागरूकता अभियान का सिलसिला देश की नामी ग्रामी हस्तियों तक भी पहुंचा, जिसमें देश के नामी फिल्मी सितारे, खेल जगत के दिग्गजों समेत आध्यात्मिक गुरु भी पीएम के ट्वीट की गई अपील में शामिल हुए। पीएम मोदी का जागरूकता अभियान ट्वीट देश के सभी दिग्गजों के पास गया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के ट्वीट टैग से वंचित रह गए। जैसे ही पीएम मोदी का ट्वीट धुर विरोधी के पास पहुंचा, विपक्षी नेताओं ने भी पीएम के ट्वीट पर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, दिल खुश हुआ कि प्रधानमंत्री जी महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं। मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें।
वहीं पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी नेता को टैग नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सवाल जरूर पूछ लिया। सरकार को चुनने का अधिकार लोगों को देना चाहिए। आप जिस तरह के लोकतंत्र के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, उसकी ये पहचान है। कृपया हमें अपनी सरकार चुनने के लिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार दें। खैर, चुनावी बिसात बिछ गई है। पीएम ने ट्वीट के जरिए भारी संख्या में मतदान के लिए जागरूक करने की अपील की, लेकिन विपक्षी इसे सियासी चश्मे से देखने से बाज नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। 2019 का ऐलान जंग हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। दावेदारों के नाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में माथापच्ची जोरों पर है। कोई भक्ति के रास्ते शक्ति पाने की जुगत में है, तो कोई विशेष संपर्क अभियान से खास लोगों को साधने में जुटा है। इन्हीं सब सियासी हलचलों पर नजर बनाए रखेंगे और बताएंगे हर घटना के पीछे की असली खबर हमारे इस खास कार्यक्रम 2019 का महाभारत में। देश के नामदारों का दागदार ट्रैक रिकॉर्ड जनता भली भांति जानती है। मोदी जी, कांग्रेस पार्टी वाले आपसे डरते नहीं हैं। चलिए, सबसे पहले बात मरुधरा के मिशन 25 को पूरा करने की कड़ी में जुटी कांग्रेस की कर लेते हैं। जयपुर में कल कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई। वैसे तो बैठक प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने ली, लेकिन उसमें सीएम और डिप्टी सीएम समेत कांग्रेस के आला नेता भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में सूबे में लोकसभा की सभी सीटों पर जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। (2019) का महाभारत जारी रहेगा। उससे पहले आपको सुना देते हैं मसूद अजहर के मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज क्या कह रही हैं। सिविलियन मरा, ना तुम्हारा कोई आर्मी पर्सनल जख्मी हुआ। तुम किसकी तरफ से लड़ने आए थे? जैश-ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुमने भारत के ऊपर हमला किया। तुम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहले पनाह देते हो, उसके बाद उनकी फंडिंग करते हो, उनको शह देते हो, और जब कोई वो आतंकी हमला करते हैं तो अब उनके खिलाफ स्वयं कार्रवाई करने के बजाय अगर विक्टिम देश कार्रवाई करने के लिए आता है तो उनसे लड़ने के लिए आते हो, उन टेररिस्ट की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ जैश-ए मोहम्मद। इसलिए मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहां आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता। दे दे मसूद अजहर को। आप साक्षी रहे इसके कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज सबसे निष्प्रभावी संस्था, नॉन इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, और आज वर्ल्ड जिस टर्मोइल में है, चारों तरफ विश्व उबल रहा है, केवल मिडिल ईस्ट नहीं, जहां भी आप आंख उठाकर देखें, मौन साधे बैठी है सिक्योरिटी काउंसिल, कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। अब भारत वहां नहीं है। जिस समय यूएन बना था भारत तो आजाद भी नहीं था, कैसे हम होते वहां? अफ्रीका के देश आजाद ही नहीं थे, कैसे होते वहां? तो उस समय की बनी हुई। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान को खरी खरी सुना रही थी और कह रही थी अगर शांति चाहते ही हो आप तो फिर क्यों नहीं भारत को मसूद अजहर को सौंप देते। चलिए फिर से शुरू करते हैं 2019 का महाभारत। इस बार कांग्रेस को भक्ति से शक्ति मिलेगी, क्योंकि आज ख्वाजा के दर पर राहुल की चादर पेश हुई। तो नरैना में दादू धाम में अशोक गहलोत ने पूजा अर्चना की, यानी जियारत और पूजा अर्चना साथ साथ। 2019 फतेह के लिए कांग्रेस का भक्ति कार्ड, ख्वाजा के दर पर राहुल की चादर, दादू दयाल धाम से गहलोत का पायलट प्रोजेक्ट, भक्ति से मिलेगी कांग्रेस को शक्ति,
मिशन 25 फतह के लिए लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर गुजरात फॉर्मूले पर काम कर रही है। वही फॉर्मूला जो विधानसभा चुनावों में हिट हुआ, जिसका जादू कर्नाटक चुनाव में भी चला। आंखों से लगा लो जी, आंखों से लगा लो, इसे दिल में बसा लो जी। ख्वाजा के दर पर ये राहुल गांधी की चादर है। मौका 807वें उर्स का है। राहुल की चादर को ख्वाजा के दर पर पेश करने सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री रघु शर्मा और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद दरगाह पहुंचे। जन्नती दरवाजे से होते हुए मज़ारे शरीफ पर चादर पेश की और दुआ की। आस्ताने में गांधी परिवार के खादिम गनी गुर्देजी ने खास दुआ की और जियारत के बाद दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। दरगाह जियारत और चादर पेश करने के बाद महफिल खाने की सीढ़ियों से अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद ने राहुल गांधी का संदेश पढ़कर सुनाया। और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं और गरीब नवाज के दर पर जाने वाले सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के संदेश सबके लिए मोहब्बत और नफरत किसी से नहीं को आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने और देश में अमन, शांति, भाईचारा और कौमी एकता का रास्ता मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पहले जियारत फिर पूजा। शक्ति के लिए कांग्रेस का टेंपल रन। 2019 में शक्ति के लिए कांग्रेस हर उस दर पर जा रही है जहां से उसे आस है। ख्वाजा के दर पर जियारत के बाद सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट संग दादू दयाल मंदिर पहुंचे। नरैना में दादू दयाल मंदिर कैंपस से अशोक गहलोत ने इशारों ही इशारों में बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। हमारी कोई किसी पार्टी की दुश्मनी नहीं है। अदालत राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी विचारधारा हमारी अपनी है, हमारी अपनी सोच है, हमारे अपने कार्यक्रम में जनता के लिए हमारे अपने सिद्धांत है, उसको हम चले। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उनकी नीति है, उनके सिद्धांत उनके पास है, वो हम जनता को बताएं हमारे क्या है, उनके क्या है। जनता फैसला करे भाई कौन सत्य के रास्ते में चलता है, कौन सी पार्टी है, किसकी नीतियां क्या है, किसके क्या सिद्धांत है, किसके क्या प्रोग्राम है जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए। फैसला जनता करे। लोकतंत्र माई बाप जनता होती है, वो तय करता है, वो जाके कुर्सी बैठता है, वरना कोई बैठ नहीं सकता। साफ है कि कांग्रेस मिशन 25 के लिए हर वर्ग को साधने में जुटी है ताकि एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर वापसी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे के साथ जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। 2019 की जंग जीतनी है तो फिर युवाओं को पटाना होगा। पहली बार बने वोटरों को अपनी तरफ लुभाना होगा और जो ये करेगा वही बनेगा देश की सत्ता का सिकंदर। इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ एक हफ्ते का फर्क है। बुधवार को राहुल गांधी चेन्नई के कॉलेज में पहुंचे तो वहीं सिर्फ एक हफ्ते पहले पीएम मोदी भी कांचीपुरम में गए थे। अब चुनाव है तो हर नेता जनता के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, लेकिन ये दोनों दौर अहम हैं। अहम इसलिए क्योंकि इन दोनों सभाओं के जरिए युवाओं पर डोरे डाले गए। अब सवाल है कि युवाओं को क्यों लुभाया जा रहा है। इसका जवाब है सत्ता की चाबी। 2019 के इस महासमर में सत्ता की चाबी इस बार पूरी तरह से युवाओं के हाथ में है। चुनाव आयोग के आंकड़ों को समझें तो लोकसभा चुनाव में इस बार करीब 280 से ज्यादा सीटों पर युवा निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में जिन सीटों पर जीत का जितना औसत अंतर था, उस अंतर के अनुपात में देखें तो उतने नए युवा वोटर इस बार बाजी पलट सकते हैं। 1997 और 2001 के बीच जन्मे ये वो वोटर हैं जो पिछली लोकसभा चुनाव के वक्त 18 साल से कम के थे।
हालांकि इनमें से कईयों ने विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया होगा, लेकिन इस बार ये युवा वोटर देश का भविष्य तय कर सकते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसी 282 लोकसभा सीटों में से 217 सीट देश के 12 बड़े राज्यों में है, जिनमें पश्चिम बंगाल में 32, बिहार में 29, उत्तर प्रदेश में 24, कर्नाटक में 20, तमिलनाडु में 20, राजस्थान में 17, केरल में 17, झारखंड में 13 सीट, आंध्र प्रदेश में 12, महाराष्ट्र में 12, मध्य प्रदेश में 11 सीटें और असम में 10 सीटें हैं। यानी तकरीबन 8 करोड़ वो युवा जो पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त 18 साल से कम के थे, वो इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ देश की नई तकदीर लिखने को तैयार हैं। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल इन युवा वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश करने में चूकना नहीं चाहता। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने इसी क्रम में अपनी कई सभाएं की, तो आज इसी के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष अपने अलग अंदाज में युवाओं के बीच चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज फॉर वुमेन पहुंचे, जहां उन्होंने एक छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए युवाओं को खुश करने वाले कई वादे किए। बहरहाल तमाम राजनीतिक दलों को ये बेहतर पता है कि जोश से भरपूर युवाओं का साथ जिसे भी मिला उसकी पौ 12 हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर युवा वोटरों की नजरें इनायत इस बार होगी किस पर? उन पर जो सालों से सत्ता चला रहे हैं या फिर उन पर जो कुछ कर गुजरने का वादा दोहरा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टिकट को लेकर बीजेपी में महामंथन का दौर शुरू हुआ। पहले दिल्ली और फिर जयपुर में बड़े नेता टिकट दावेदारों को लेकर मंथन में जुट गए हैं। सबसे पहले कल दोपहर 12 बजे के करीब दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के बड़े नेताओं से मुलाकात की। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ के साथ राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद फिर शाम में जयपुर में शुरू हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत कई नेताओं ने इस अहम बैठक में शिरकत की। और अब बात आधी आबादी यानी महिलाओं के हक की। महिला हित के बड़े बड़े वादे करने वाले सियासी दलों की कलई तब खुल जाती है जब टिकट बंटवारे का वक्त आता है। प्रदेश में आजादी के बाद से अब तक आधी आबादी की लोकसभा में संतोषजनक भागीदारी नहीं रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव के वक्त सभी सियासी दल महिला सशक्तिकरण को लेकर फिक्रमंद नजर आते हैं ताकि महिलाओं का वोट हासिल किया जा सके, लेकिन लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने की बात पर सभी सियासी पार्टियां महिलाओं पर भरोसा नहीं करती। यही वजह है कि प्रदेश की सियासत में महिलाओं की सीधी भागीदारी बहुत कम रही है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में अब तक हुए लोकसभा चुनावों में कब कितनी महिला चुनाव जीतकर संसद तक पहुंची है। पहली लोकसभा और दूसरी लोकसभा में प्रदेश की एक भी महिला संसद तक नहीं पहुंची। तीसरी लोकसभा और चौथी लोकसभा में जयपुर से चुनाव जीतकर पूर्व महारानी गायत्री देवी संसद पहुंची। पांचवी लोकसभा में 2 महिला, जयपुर से पूर्व महारानी गायत्री देवी, जोधपुर से राजमाता कृष्णा कुमारी सांसद चुनी गई। छठी लोकसभा में फिर प्रदेश की एक भी महिला संसद तक नहीं पहुंची। 7वीं लोकसभा में चित्तौड़गढ़ से निर्मला शक्तावत सांसद चुनी गई। 8वीं लोकसभा में 2 महिला, उदयपुर से इंदुबाला सुखाड़िया और चित्तौड़गढ़ से निर्मला शक्तावत सांसद चुनी गई। 9वीं लोकसभा में झालावाड़ से वसुंधरा राजे सांसद चुनी गई। 10वीं लोकसभा में अब तक सबसे ज्यादा 4 महिला, उदयपुर से गिरिजा व्यास, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, अलवर से महेंद्र कुमारी और भरतपुर से कृष्णेंद्र कौर सांसद बनी। 11वीं लोकसभा में भी वही इतिहास दोहराया गया जब 4 महिला, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, सवाई माधोपुर से उषा मीणा, उदयपुर से गिरिजा व्यास, भरतपुर से महारानी दिव्या सिंह सांसद बनी। 12वीं लोकसभा में 3 महिला, सवाई माधोपुर से उषा मीणा, अजमेर से प्रभा ठाकुर और झालावाड़ से वसुंधरा राजे सांसद बनी। 13वीं लोकसभा में भी 4 महिला संसद पहुंची। दौसा से रमा पायलट, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, उदयपुर से गिरिजा व्यास, सवाई माधोपुर से जसकौर मीणा सांसद चुनी गई। 14वीं लोकसभा में 2 महिला, जालोर से सुशीला लक्ष्मण बंगारू, उदयपुर से किरण माहेश्वरी सांसद चुनी गई।
15वीं लोकसभा में 3 महिला सांसद चुनी गई। नागौर से ज्योति मिर्धा, चित्तौड़गढ़ से गिरिजा व्यास और जोधपुर से चंद्रेश कुमारी सांसद चुनी गई। तो 16वीं लोकसभा में जब बीजेपी ने 25 सीटें जीती, तब सिर्फ एक महिला सांसद झुंझुनू से संतोष अहलावत संसद पहुंची। इस तरह आजादी के बाद अब तक हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सिर्फ 29 महिला सांसद चुनकर लोकसभा तक पहुंची। इनमें से वसुंधरा राजे 5 बार सांसद बनी, गिरिजा व्यास 4 बार, गायत्री देवी 3 बार सांसद बनी। हालांकि लोकसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। सुनिए क्या कहते हैं बीजेपी के नेता। देश में पहली बार ऐसा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है उसमें 4 प्रदेश के मंत्री होते हैं, शक्तिशाली मंत्री होते हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं। पूरी जो देश की कैबिनेट है उसमें 11 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के जिसका प्रतिनिधित्व महिला मंत्री कर रही हैं। पूरी सरकार में महिलाओं को जिम्मेदारी से पद मिले हुए हैं और उन्होंने पूरी 5 साल की सरकार में अपने विभाग में इतने काम किए हैं जो ये दिखाता है कि देश की महिलाएं सशक्त है और समृद्ध है। लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति थोड़ी अलग है। हाल ही में प्रदेश में हुए विधानसभा की 200 सीटों के लिए हुए चुनाव में 188 महिला प्रत्याशियों ने चुनावी समर में अपना भाग्य आजमाया, जिसमें सिर्फ 23 महिलाओं ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने कुल 27 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनमें 12 महिलाओं को जीत मिली, जबकि बीजेपी की 10 महिला विधायक चुनी गई। इस लिहाज से विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मामूली अंतर है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की उचित भागीदारी मिलेगी। लागू करना एक अलग प्रयास है, लेकिन पार्टी हमेशा प्रयासरत रहती है इस बात के लिए कि महिलाओं को उचित स्थान मिले, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, लोकसभा विधानसभा में भी। और पंचायती राज जैसी संस्था को भी राजीव गांधी जी ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी। उन्हीं की वजह से आज देश भर के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। बहरहाल कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभा में प्रदेश में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी संजीदा नजर नहीं आती है। सच तो ये है कि प्रदेश की सियासत में ज्यादातर वही महिलाएं सक्रिय हैं जो अपने परिवार के रसूख के दम पर राजनीति में आई हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने दम पर सियासत में आती हैं, उन महिलाओं को काफी संघर्ष के बाद भी राजनीति में भागीदारी का कम ही मौका मिल पाता है। देश की आधी आबादी राजनीति में अभी भी हाशिए पर है। जहां महिलाओं को जितना मौका मिला है, उन्होंने अपनी काबिलियत की छाप छोड़ी है। बावजूद उसके चुनाव में पार्टियां महिलाओं को टिकट नहीं देती हैं। इन सब के बावजूद महिलाएं राजनीति में ना सिर्फ